आज हम लोग को रिविजन्स करना है तो स्टैट्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। पहला चैप्टर तो 100% हमारा थ्योरी था। पहले उसके भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, फिर सेकंड चैप्टर को पकड़ेंगे, सर्टेन टेंडेंसी को। पहला चैप्टर तो 100% थ्योरी था। पहला चैप्टर 100% थ्योरी था, तो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कुछ, पहले पता तो चले कोई कुछ पढ़ा है कि नहीं, उसके बाद तो रिवीजन किया जाएगा। रिवाइज भी करना, उसका मतलब यही हुआ, क्वेश्चंस देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्विकेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कौन सा है? वाह, भगवान ही भला करेगा तुम लोग का। मेल्ड क्वेश्चन ये मेथड जो बोल रहा है, क्विकेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। वाइडेस्ट कवरेज किस मेथड का? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेस कहां मिलेंगे? मेल्ड में। यदि कहीं पे रेल एक्सीडेंट हुआ है तो कौन सा मेथड यूज करना बेहतर होगा? ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, देन कुछ लोग डायरेक्ट वाले हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट है, कुछ लोग ये भी है कि ये होना चाहिए। क्यों? अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो, 100% पता नहीं है कि यही होना चाहिए। जो शॉर्ट स्पैन के लिए होता है वहां पे इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड का यूज किया जाता है। मैंने बताया था कि जो शॉर्ट स्पैन का हो, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, तो यहां पे क्या यूज करते हैं? इनडायरेक्ट। और जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, जैसे सुनामी आ गया, एटम बम ब्लास्ट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, वहां पे यूज क्या करते थे? डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। नहीं तो अदरवाइज क्या था हमारा? जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो इनडायरेक्ट। बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टेबुलर मेथड। बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टेबुलर मेथड। बेस्ट मेथड ऑफ डेटा, बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन का बात हो रहा है, उसको स्टोरेज का बात नहीं हो रहा है। स्टोरेज होगा तो बेस्ट मेथड इज टेबुलर मेथड, लेकिन कलेक्शन की बात करें तो बेस्ट मेथड इनके मेथड कौन सा है? ऑब्जर्वेशन मेथड। वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर देता है। डेटा कलेक्शन का बात हुआ तो ऑब्जर्वेशन मेथड बेस्ट मेथड है। डेटा कलेक्शन का बात हुआ तो, स्टोरेज का बात हुआ तो टेबुलर मेथड। स्टोर करना हो तो बेस्ट मेथड है हमारा टेबुलर मेथड। मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा स्टोरेज इज डायग्रामेटिकल मेथड। मोस्टली कर्व जो बनते हैं कौन सा शेप का बनता है? बेल शेप्ड। हिस्टोग्राम का यूज करके क्या निकाला जाता है? मॉड। और ओजाइव का यूज करके क्या निकालते हैं? मीडियन और क्वार्टाइल्स। जो दिया रहेगा वो देखना पड़ेगा। और यदि अपने देखें वहां से और कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर तो 100% थ्योरी ही था। और कोई थ्योरी दिख रहा है? एडजस्टमेंट फैक्टर किसको बोलते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। क्लास इंटरवल तो दो तरह का हो गया, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री। तो क्लास लिमिट का क्या क्या नाम है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिर्फ एक का मैंने पूछा है ना, और क्या क्या नाम है उसके? वो तो ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। क्लास लिमिट का क्या क्या नाम है? क्लास लिमिट का। क्लास बाउंड्री का नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ क्लास लिमिट का क्या क्या नाम है?
क्लास लिमिट कौन सा कहलाता, कौन सा वाला चीज, जैसे हमारे पास है यहाँ 1 to 10, 1 to 10 थोड़ा ही लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और एक होता हमारा 1 to 10, 11 to 20, किसको क्या बोलते हैं अब ये बताना। क्लास लिमिट, और ये क्लास लिमिट हो गया, ये क्लास, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, और कोई नाम है यहाँ पे, डिस्क्रीट, और ये कंटिन्यूअस हो गया, ये हमारा डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूअस हो रहा ना, 10 के बाद 10 स्टार्ट हो रहा कंटिन्यूअस। और कुछ था उसमें, और थ्योरी क्वेश्चन कुछ उसमें था फर्स्ट चैप्टर में। यहां पे हमारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव हो गया, ये एक्सक्लूसिव हो गया, और कुछ नहीं है। अब वो कैप्शन वाला पार्ट है, यही तो। कैप्शन किसको बोलते हैं, कैप्शन किसको बोलते हैं, उसको तो बॉक्स हेड बोलते हैं ना। बॉक्स हेड इज द अपर पार्ट ऑफ द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इंक्लूडिंग कैप्शन। और सिर्फ कैप्शन की बात करें तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच डिस्क्राइब्स द कॉलम्स इज कॉल्ड कैप्शन। कैप्शन हो गया, बॉक्स हेड हो गया, ही ना। स्टब हमारा क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। फुटनोट में क्या होता है, सोर्स, कहां से लिया गया है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं फर्स्ट चैप्टर से। अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, सेकंड चैप्टर, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी भी हमारा दो तरह का था ना, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो तो दो पार्ट हो गया पूरा, डिस्पर्सन और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें थी, मेन मीडियन मॉड, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल, मेन मीडियन मॉड, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल, रेंज, ये हमारा हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। और डिस्पर्सन में क्या था, सारे डेविएशंस, मेन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। डेविएशंस भी दो तरह का था ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट किसको बोलते थे, सारे डेविएशंस को हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन किसे बोलते थे, सारे कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोल के तो कुछ नहीं होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, को वेरिएशन ही आता है उसमें, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, वो क्या कहलाता है हमारा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फॉर्मूला तो सारे तुम लोगों से मालूम ही होंगे, बहुत कुछ आपस में रिलेटेड थे ना। मीन मीडियन मॉड कैसे रिलेटेड था आपस में, मीन माइनस मीडियन इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीमो मिमी, यही ना। मीन माइनस मॉड इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन। एम जी एम और एच एम कैसे रिलेटेड था, एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। लेकिन इक्वल भी हो सकता था ना, कब हो सकता था इक्वल, सारे ऑप्शन सेम सेम, सारे नंबर्स सेम हो तभी इक्वल हो सकता, अदरवाइज हमेशा एम इज ग्रेटर देन जी एम एंड जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। एम जी एम और एच एम का आपस में मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर, यही था ना। मीन मीडियन मॉड, यदि कोई इक्वेशन दे रखा था तो मीन मीडियन मॉड यदि निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते थे ना, जो दिया वैल्यू, एक्स का वैल्यू दे दिया तो एक्स का पुट कर दिया तो हमारा
वाई निकल जाता था, वाई का मीन निकल जाता था। वो मीन हो या मीडियन हो या मॉड हो, तीनों केस में काम में आता है। ठीक है। और यदि हमारे सारे डेविएशन हो गए तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, तो फिर हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वो कब यूज होता था हमारा? सारे डेविएशन वाले में तो मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, और रेंज वाले में ऐसा होता था रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। तो अपना क्या हो गया, मीन मीडियन मॉड वाला चीज यदि आ गया, या रेंज, मीन मीडियन मॉड और रेंज भी उसमें आ सकता है, खाली रेंज ऑफ एक्स दे दिया, रेंज ऑफ वाई निकालना है, तो हमारा रेंज वहां चला गया। डेविएशंस में रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में क्या यूज करते थे? फॉर्मूला रेंज ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू रेंज ऑफ एक्स। लेकिन मीन मीडियन या मॉड में से कुछ पूछा है तो क्या करते थे? डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते थे, तो दूसरा वाला निकल जाता था एक्स का या वाई का जो दे रखा है। ठीक, तो यही तो है हमारा टोटल। और कुछ था क्या इसमें? कंबाइंड मीन था हमारा। कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला था? बाई एम प्लस एन, यही ना कंबाइंड मीन। कंबाइंड एचएम भी था हमारे पास, क्या था? हाँ, कंबाइंड मीन का फॉर्म, कंबाइंड एचएम का ही फॉर्मूला था हमारे पास। डायरेक्टली एक और फॉर्मूला था ना, ये नेचुरल नंबर्स का दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एन स्क्वायर में, डायरेक्टली यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था? रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1/12। ये कब यूज होता था? कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक, या 1 से लेकर 5 तक, या 1 से लेकर 100 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हमारा ये फॉर्मूला होता था, ठीक ना। यदि हमारे सेम सेम नंबर्स आ जाते थे, बार बार सब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 10 14 10 14 10 14, इसका डेविएशन कितना आएगा? एक्चुअली इसका क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन? यदि हमारे सारे नंबर सेम 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 ही दिख रहे हैं तो एचडी क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ रेंज। जब सारे नंबर सेम सेम, दो ही नंबर दिख रहे हैं और सभी सेम 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 इक्वल टाइम्स में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाता था? हाफ ऑफ रेंज। ये तो थ्योरी में पढ़े थे ना। यदि में से दो ही नंबर दे रखा है तो दो नंबर्स का यदि हमें रेंज निकालना है तो क्या होगा? दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हाफ ऑफ रेंज। ये भी हम लोग पढ़े थे। और कुछ था क्या? और कुछ पढ़े थे इस चैप्टर में क्या? वो तो हम लोग एम इस टू एन हो सकता है निकाल लेंगे, वो तो हम लोग पढ़े ही हैं। जब मीन अपने को दो दे रखा है, एक्स एन वन है, वो n1 n2 नंबर दे रखा है, x1 x2 मीन दे रखा है, तो कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला यूज करके रेशियो वाला निकालते थे। वो सब सम्स तो हमारे क्लास में किए हुए ही हैं, सम्स तो भी हम लोग करेंगे। और कुछ थ्योरी वाला या कॉन्सेप्ट वाला चीज है क्या इसमें? थ्योरी या कॉन्सेप्ट वाला कोई भी चीज दिख रहा है? नहीं है ना? हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। 4 ऑफ 6 2d, ये भी एक रिलेशनशिप है अपना, याद रखना है तुम लोग को। ये क्लास में नहीं बताया गया था लेकिन ये पेपर में आएगा। हाँ, सिक्स क्यूडी, 6 क्वाड्राइल डेविएशन, आपस में रिलेशन है एचडी एमडी और क्यूडी का। एचडी और एमडी का आपस का रिलेशन है। यदि हमें कभी भी दे रखा, सपोज करो कि हम लोग एमडी दे दिया और एचडी पूछ दिया, तो सोचना कुछ नहीं, इन दोनों को रिलेशन को यूज कर लेना है। एमडी दे दिया और एचडी पूछा है तो इसको यूज कर लेना है। वैसे कोई भी चीज दे दे, यहां से रिलेशन को यूज करके निकाल लेना होता है। एक दो बार आया है पेपर में कभी कभार।
बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है, पेपर जब हार्ड वाला टफ वाला आता है ना, ये दे देता है। और कुछ कहीं दिख रहा है? और तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ है एक्स्ट्रा इसमें। कुछ और थ्योरी है क्या? थ्योरी या कोई सम्स या कोई रिलेशन छूट गया? कंबाइन एसडी का भी था तो उसका फॉर्मूला लिखवा रखा था मैं। कंबाइन एसडी का भी हुआ था। लिखो, अब सम लिखो। A man travels from Agra to Gwalior. A man travels from Agra to Gwalior. A man travels from Agra to Gwalior at a speed of 30 kilometers per hour. At a speed of 30 kilometers per hour. A man travels from Agra to Gwalior at a speed of 30 kilometers per hour and returns at the speed of 60 kilometers per hour and returns at the speed of 60 kilometers per hour. Then find the average speed. Then find the average speed. जा रहा था किस स्पीड से? 30 से, और आ रहा था 60 से। तो एवरेज स्पीड निकालना है। कितना आ रहा है? कुछ लोगों का 40 आ रहा है, कुछ लोगों का 45 आ रहा है। कभी भी स्पीड से रिलेटेड मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो तो एचएम का यूज करना होता है। नॉर्मल एवरेज नहीं निकलता, नॉर्मल मीन नहीं निकलता, एवरेज निकालना हो। स्पीड से रिलेटेड डेटा दे रखा है तो हार्मोनिक मीन का ही यूज करना पड़ता है और कोई काम नहीं आता। क्या होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? n/1/, थर्टी और कितना है? हम्म। कितना आ गया? 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा स्पीड हुआ। 45 जो तुम सोचे थे वो दिया होगा, जरूर दिया होगा। नेक्स्ट बोलो। Find the GM of find the GM of find the GM of 8, 4 and 2. 8, 4, 2. 8, 4, 8, 4, 2. Find the GM of 8, 4, 2.
कितना आ रहा तुम लोग के हिसाब से? मेरा क्यों नहीं आ रहा? ओह, हम गलती कर दिया। ये भी ठीक है। यही तो होता है जीएम। जीएम का फॉर्मूला तो यही होता है ना। और सही इतना रोड छाप क्वेश्चन है कि हम दे नहीं पा रहे हैं। देंगे, सीट तो दे ही देंगे तुम लोग को। पीडीएफ तो देंगे ही। इसीलिए दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाए, क्योंकि पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चन सिंपल ही आता है। नेक्स्ट। मीडियन का दूसरा नाम क्या है? मीडियन का दूसरा नाम क्या है? सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल Q2। ना इसे सोचने का क्या, तुम तो बोल के चुप हो गई। बोली हाँ। मीडियन को ही तो बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल। 50 डेसाइल भी वही है। फिर 50 परसेंटाइल, परसेंटाइल। Find the arithmetic mean of. Find the arithmetic mean of. Find the arithmetic mean of square of. Find the arithmetic mean of square of first 2n natural numbers. First 2n natural number. First 2n natural numbers. First 2n natural numbers. ये सम्स है, करके दो। फॉर्मूला क्या होता है? सम्स है। The arithmetic mean of, find the arithmetic mean of square of first. ये बोलना क्या चाह रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, टिल कहां तक जा रहा है? 2n का स्क्वायर। इसका क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए तो पहले इसका प्लस चाहिए। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या चाहिए? इसका सम चाहिए। तो इसका सम का एक फॉर्मूला होता था, याद है? तुम लोग को याद तो होगा नहीं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता था? n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। अभी नहीं देखे हो ना ये चीज को? नहीं देखे हो ना? गलती से मेरा मैट उठाओगे, इस फॉर्मूले का पूरा प्रूविंग करके दिखाया है एपीजीपी चैप्टर में। पूरा इसका डेरिवेशन करके दिखाया हुआ है मेरे मैट में, एपीजीपी चैप्टर में। तो ये किसका होता है? एन टर्म्स तक का होता है, लेकिन हमारे पास एन टर्म्स नहीं, हमारे पास क्या चीज है? तो हमारे टर्म का 2n टर्म्स तक के लिए क्या होगा? जहां जहां n दिख रहा है क्या लिख देना पड़ेगा? जहां जहां n दिख रहा है क्या लिखना पड़ेगा? n के जगह पे 2n। ये 2n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2n प्लस 1, 2n 2n प्लस 1 4n प्लस 1 बाई 6। ये तो अभी सम हुआ, लेकिन हमें इसका क्या निकालना था? एवरेज। तो एवरेज या मीन, एवरेज या इसको क्या बोलेंगे? मीन। तो उसके लिए क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सम सम तो ये वाला आया था ना, 2n प्लस 1 4n प्लस 1 बाई 6 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे बोलो, 2n थे तो 2n से 2n कट ही गया पूरा, तो क्या बच गया 2n प्लस 1 4n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, 2n प्लस 1 4n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 2n, बोलो नेक्स्ट। If the harmonic mean of two numbers is 4, if the harmonic mean of two numbers is 4, if the arithmetic mean नहीं, harmonic mean of two numbers is 4 and the arithmetic mean, ब्रैकेट में लिख लोगे a, arithmetic mean को a से रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल A, ब्रैकेट में लिख दोगे a, कैपिटल A, and arithmetic mean a and geometrical mean इसको ब्रैकेट में लिख दोगे G, कैपिटल G, and geometrical mean G, satisfying the relation 2a plus J square equal to 27, 2a plus J square equal to 27, then find the two numbers, इसमें गिवन क्या था, HM दे रखा था 4, ये दे रखा है और क्या दे रखा है, HM दे रखा है हमें 4, तो हम लोग क्या मालूम है AM इंटू HM इक्वल टू GM का स्क्वायर, AM को ये A से रिप्रेजेंट कर रहा है, HM हमारा 4 दे रखा है और GM को G से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो G स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पे पुट कर दें क्या, J स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 4a, तो 6a इक्वल टू आ गया क्या 27, तो a कितना आ गया 27 बाई 6, ये 6 3 से जाएगा क्या, 3 2 या 6 3 9 या 27, 4 पॉइंट, मतलब क्या हो गया अर्थमेटिक मीन कितना आना चाहिए 4.5, अब अर्थमेटिक मीन आना चाहिए कोई भी दो नंबर्स का क्या आना चाहिए 4 अब दो नंबर्स क्या क्या हमें तो मालूम नहीं है, तो अब चोरी करना स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन तो देके रखेगा, ऑप्शन ए दे रखा है 1,3, ऑप्शन बी दे रखा है 9,5, ऑप्शन सी दे रखा है 6,3, ऑप्शन डी दे रखा है 12,7, अब हम लोग देखेंगे किसका अर्थमेटिक मीन निकाल के 4.5 आ रहा है, किस चीज का अर्थमेटिक मीन 4.5 आ रहा है, किसका आएगा 1 और 3 का तो आने से रहा 4 पॉइंट, अर्थमेटिक मीन मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, एम का मतलब यही होता है ना, दोनों ही नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 4.5 आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा, ये दूसरे ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, तीसरे ऑप्शन में, मतलब आंसर कौन सा हो गया, हाँ HM करके भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन जब दिया तो शुरू में ही HM करके ही देख सकते थे कि 4 किसका आ रहा है, ये 1 और 3 का, हाँ एक से ज्यादा का HM का ऑप्शन आया तब वैसे करना पड़ेगा ऐसे, देख के बच्चे थोड़ा डर जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस सम को देख के थोड़ा डरेंगे, छोड़ इसको आगे करते हैं क्योंकि टाइम तो है नहीं, वही गलत होता है, कोई भी सम हमारे पढ़े हुए से बाहर का नहीं होता है, दिक्कत यही होता है कि
थोड़ा अनकॉमन चीज़ दिख जाता है तो बच्चे छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और जो बच्चे टेस्ट वेस्ट नहीं देते हैं उनका तो और भी हालत ख़राब रहता है। ज़्यादा क्वेश्चन देखे हुए रहते नहीं है तो उनका तो और दिक्कत आता है। समझ गया ना बाबू विवेक, समझ गया तो। GM of the observations, GM of the observations, GM of the observations 40, 50 and X. 40, 50 and X is 10. Is 10. Then find the value of X. Then find the value of X. GM का फॉर्मूला तो हमारा वही है ना, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn होल पावर 1/n। द GM दे रखा कितना, 10। नंबर्स दिया है 40, 50 और x होल पावर 1/3। इधर 3 है तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, तो 10 का क्यूब इक्वल टू 2000x। कितना आ गया x का वैल्यू, यही तो होता था GM का फॉर्मूला। कोई तकलीफ? अब ये सब नहीं करा रहे हैं जिसमें मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, अमाउंट निकालो, AMGM दे दिया, HM निकालो, सब नहीं करा रहा हूं मैं। खुद से भी तो करोगे कुछ, सीट तो मैं शेयर करूंगा ही। The mean of the 10 observations is 14.4. The mean of the 10 observations is 14.4. The mean of the 10 observations is 14.4. Out of these, mean of 4 observations, is 16.5. Out of these, mean of 4 observations is 16.5. 16.5. Then find the mean of remaining observations. Then find the mean of remaining observations. कैसे होगा नहीं मालूम है। वेरी गुड, भोले बाबा पार करेगा। इसका ओहो, तो क्या समस्या कर लिया थे 50, कितना आ जाएगा 7। 145 कैसे हो जा रहा है, 144 है तो
78 बाई कितने लोग बचे? 6। थोड़ा देर रुक जाओ, फिर करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो करा रहे हैं 2016 का है अभी। इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, लिखना नहीं है, सुनना, सब कुछ लिख लेना है। इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल देन which will does not exist, then which will does not exist. If all the frequencies are equal, if all the frequencies are equal, then which will does not exist? Mean, median, mod, none of these. mod होगा ही नहीं, इसमें मॉड नहीं होगा, इसको याद रखना। जनरली ये दिमाग में नहीं आएगा तुम लोग के, ये तो मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना कि मीन मीडियन मॉड में कौन नहीं आता है? यदि सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो मॉड उसका नहीं आता। मॉड का मतलब ये क्या होता है? मैक्सिमम ऑकरेंस मॉड। लेकिन उसके लिए ऑपोजिशन में कोई तो रहे, एक दो आदमी तो एक्स्ट्रा और दिखे, सारे नंबर सेम है तो मॉड नहीं निकालते हैं उसका। If the total frequencies, हाँ ये लिखना, if the total frequencies of three series are, if the total frequencies of three series are 50, 60 and 90, 50, 60 and 90, and their means are, and their means are 12, 15 and 20. 12, 15 and 20. 12, 15 and 20 respectively. Then find their composite mean. 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 मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है और वेरिएबल दे रखा है ना, एक तरह से कंबाइंड मीन निकालना है ना। कंपोजिट मीन मतलब कंबाइंड मीन। तो 50 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 15 प्लस 19 इंटू 20, और नंबर्स क्या क्या थे हमारे, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी, यही इसमें ध्यान देना, इसीलिए सम्स को दिए हैं। सब समझिएगा कि इसका तो फ्रीक्वेंसी छोटा वाला होगा ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही बड़ा वाला है, यही इसमें ध्यान केयर करना है। कितना आ रहा सब कुछ सॉल्व करके उड़ा के प्लस माइनस करके 16.5। इसमें यही सब मिस्टेक करेंगे बच्चे, हड़बड़ी में मिस्टेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी से छोटा वाला होगा उससे डिवाइड मार दो। वही करेगा ही, जनरली सब छोटा वाला से डिवाइड करेगा जो कि फंस जाएगा। हाँ तो फ्रीक्वेंसी इसमें बड़ा दे रखा है, सबको लगेगा कि बड़ा थोड़ी होता फ्रीक्वेंसी,
रॉन्ग हो जाएगा। यही सब तो माइंड गेम हम लोग खेलते हैं वहाँ एग्जाम में। नेक्स्ट बोलो। थ्योरी है, लिखो, लिखना नहीं है, सुनना। algebraical sum of deviation algebraical sum of deviation from its mean is algebraical sum of deviation from its mean is always 0। x माइनस एक्स मीन हमेशा क्या आता है हमारा, 0 ही आता है, गारंटेड है। एक्स आई माइनस एक्स मीन हमेशा क्या आएगा, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ डेविएशंस। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ये थ्योरी में था, हम लोग पढ़े थे वहां था, अलजेब्रिकल सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। एक और सुनने का सम है, बोलो। द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 5। मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 5। मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 5। And if each item is multiplied by 5, and if each item is multiplied by 3, if each item is multiplied by 3, then the new mean will be 15। 5 था पहले मीन, पहले पता नहीं क्या क्या नंबर दे रखा था, उसका एवरेज निकाले थे, मीन निकाले थे, तो 5 आया था। अब जितने भी नंबर दिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नया वाला मीन क्या आएगा, 15 हो जाएगा। इसको क्या बोलते थे हम लोग, चेंज इन स्केल। एक होता था चेंज इन ओरिजिन, एक होता था चेंज इन स्केल। मतलब सारे नंबर्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते थे, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता था। लेकिन यदि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो उसी रेशियो में फर्क पड़ता था, उसी रेशियो में फर्क पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जितने भी स्टेट्स में हम लोग पढ़े हैं उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन का नो इम्पैक्ट और चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन मेरे को बोल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज मैंने बोला है सब, दो जगह था। रिग्रेशन में भी एक चीज ऐसा था जो कि थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ अर्थमेटिक मीन के ऊपर दोनों का इफेक्ट पड़ता है, ओरिजिन का भी और स्केल का भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें जितनी हमारी स्टैट्स में क्या होता है, ओरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता है और स्केल का इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आंसर को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन के केस में खाली। और यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आंसर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 मीन दे रखा था और सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम आंसर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आंसर, 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। ये भी लिखना नहीं है, सुनना है खाली, थ्योरी है। सेट तो तुम लोग को मिलेगा ही, इसको सॉल्व करोगे तुम लोग फिर से, बहुत अच्छा ढंग से सेट मिलेगा तुम लोग को, करके थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा आएगा। क्योंकि इसमें ईयर वाइज लिखा हुआ कि जून 2019 में ये समझ आया था, ये नवंबर 2019 में आया था, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है एक सम्स के साथ, तो करोगे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा फील हुआ कि अरे हम तो कुछ जानते हैं, कुछ तो किए हैं, बड़े वाले गधे नहीं है। जितने सम्स मैं देने वाला हूँ तुम लोग को आज, टोटल ज्यादा क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन 2021 तक का इसमें कवर अप किए हैं। 2022 वाला आएगा नहीं 2023 में, इसलिए हम भी चालाकी किए 2022 वाला क्वेश्चंस को नहीं दिए, 2021 तक का सारा क्वेश्चन दे दिए हैं पूरा एकदम, एक एक टर्म लिख लिख के कि कौन सा सम किस ईयर का है, पूरा 2021 तक का लिख के दिया हुआ। उससे तुम लोगों को क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा ना। इसलिए मैंने जहां से इसको चोरी किया उसका नाम भी नहीं मिटाया, उसका नाम भी लिख के रखा हुआ है। अपना नाम डालना उचित नहीं है ना, मेहनत कोई बच्चा किया है, हम क्यों करें। ऑनलाइन ही चोरी किए हैं, किसी का मांग थोड़ी लाए हैं, नेट पे तो सब अवेलेबल होता है, तो नेट से ही चोरी किया हुआ है। तो लोग भी अपना वाटरमार्क मार देते हैं कि मेरा भी नाम कहीं जाए, तो बोले ठीक है बच्चों का भी नाम जाने, तो थोड़ा मेहनत किया तो कुछ तो फल मिले, कंपाइल करके लिखे हैं तो कुछ तो फल मिले उनको। ऐसे अभी तक क्या करते थे, यही काम हम कर रहे थे, लेकिन अपना टाइप करवा के करते थे, इसको टाइप नहीं किया वैसे प्रिंट आउट मार कर दे देना। ओके बोलो, क्या मैं बोल रहा था, क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बोल रहा था ना।
हाँ, पोजिशनल एवरेज किसको बोलते हैं, कुछ पता है? पोजिशनल एवरेज किसको बोलते हैं? मीडियन होता है। मीडियन हमारा पोजिशनल एवरेज, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से बीच में होता है ना। सबसे बीच वाले को हम लोग बोलते हैं एवरेज। यदि हमारे 9 लोग हैं तो मिडिल मोस्ट 5 नंबर मीडियन है। यदि 10 लोग हैं तो क्या करते थे, दोनों बीच वाले को ऐड करके डिवाइड बाई, तो याद है कुछ मीडियन में ऐसा कुछ किए थे? यदि ऑड नंबर्स है तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में जो आ रहा है वो हमारा एवरेज है, मीडियन है। और यदि इवन नंबर्स में दे रखा 10 तो उसका मिडिल तो पॉसिबल नहीं है, उसका मिडिल 5 और 6 होगा, तो 5 और 6 का एवरेज निकाल देते थे हम लोग। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पोजिशनल एवरेज। पोजीशन के हिसाब से ये भी मीडियन भी क्या है, एक तरह से एवरेज ही तो है, बट ये एवरेज कौन सा है, पोजीशन के हिसाब से एवरेज है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पोजिशनल एवरेज। तो ये इस तरह क्वेश्चंस आएगा और तुम लोग को ये पता है, दिमाग कहेगा कि ये तो मीडियन होना चाहिए, तो कर दोगे टिक। लेकिन शांति से बैठ के एकदम सोच समझ के टिक करते रहोगे। मेन चीज है कि देखो एग्जाम में कभी भी डरोगे नहीं, हड़बड़ाओगे नहीं। जो तुम पढ़े हो वही सब कुछ है, दिमाग जो कर रहा होगा वही सब कुछ होगा, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, टिक करते समय थोड़ा ध्यान से टिक देते रहना होगा, और नहीं तो फिर फंसते जाओगे बेकार का। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा वहां पे, जानबूझ के पेपर फंसाने के लिए तो बनाया जाता है कि बच्चों को कैसे डरा लिया जाए, फंसा लिया जाए, उनसे कैसे गलत करवा लिया जाए। तो तुम लोग को वही नहीं करना, डरना नहीं है, गलत नहीं करना है, जो पढ़े हो वही चीज आना है, कंफर्म है। उसी में का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, उसी से रिलेट करने की कोशिश करोगे कि किसके जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। जैसे यही समझा पोजिशनल एवरेज, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पहली बार तुम लोगों को सुनने को मिला, फिर भी तुम लोगों को करेक्ट एग्जाम में करके आना पड़ेगा। सी एग्जाम इसी को बोलते हैं। अब कैसे सोचोगे उस पर कि एवरेज मतलब तो मीन, मीडियन और मॉड होता है, तीन चीजें ही तो होता है ना हमारा, मीन, मीडियन और मॉड, जिसको एवरेज बोलते हैं, यही तो हम लोग पढ़े हैं। अब उसमें अरिथमेटिक मीन में इसका पोजीशन का बात कर तो कुछ आता नहीं है, मॉड में देखें तो सबसे बेसिक बार जो दिखता है तो भी पोजीशन का बात तो कुछ आया नहीं। लेकिन मीडियन में हमारा क्या आ रहा है कि हम लोग बीच वाले नंबर से मतलब रखते हैं, उसका पोजीशन से मत रखते हैं कि जो बीच में है वही है मीडियन, या दोनों बीच वाले को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बीच में रखा हुआ है, वही हमारा पोजीशन एवरेज कहलाना चाहिए। तो इस तरह का थोड़ा रीजनिंग अपने दिमाग में लाओगे, समझ जब अनकॉमन दिखेगा, नहीं किया हुआ दिखेगा तो, और तब टिक करोगे तो राइट ही होगा वो। सेम सेम सम्स तो मैं नहीं करा सकता, रोड साहब सम भी नहीं दे सकता मैं। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर लिखना इसको भी नहीं है, थ्योरी है। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, एक ही जैसा डायग्राम बने उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही जैसा डायग्राम कब बनेगा, जब सारे नंबर्स एक ही जैसे दिए रहेंगे। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसमें दे रखा ऑप्शंस कि मॉड इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड, ये मॉड इक्वल टू 1/3 ऑफ मीडियन, और इसी में दे रखा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड। तो इसमें दे रखा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड। सिमेट्रिकल हो गया, मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब ही तुम लोग बचपन में पढ़े थे ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते थे, क्लास 9 वगैरह में कुछ था ना। और लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होता था, सेम सेम कोई डायग्राम होता था, उसका बीच से लाइन ड्रॉ करते थे, जैसा लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसे राइट में दिखे, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब सेम सेम बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, ये हो रहा ना सेम सेम, इक्वल इक्वल, बराबर बराबर। तो इस तरह से हमारे दिमाग को थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन तो बुक में भी नहीं दे रखा, हमारा इंस्टीट्यूट के मैट में भी कहीं दिखा था, बट पेपर में तो दिया है, तो पेपर में देगा, ये कंफर्म है। बस हम लोग को अपना दिमाग का रीजनिंग एबिलिटी को, थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा बढ़ा के चलना है, रिलेट करने का कोशिश करना है किसी। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार किसी एग्जाम देना है तो तुम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि ना हम जो करेंगे ठीक ही। अब जो बच्चा हम यहाँ पैनिक हो जाता है, डर जाता है देख के, वो फंस जाएगा। जैसे इंडिया का देख लो कंडीशन, खेलता गया अच्छा खेला, लेकिन थोड़ा सा पैनिक हुआ, सब कुछ धराशायी हो गया, सब खत्म। सेम मैथ्स के साथ भी होता है हम लोगों के। जो बच्चे मैथ्स में अपने आप को वीक समझते हैं वो वीक होते थोड़े ही हैं। एक बच्चा होता है जो मैथ्स में 90+ लेके आता है, और एक होता है बच्चा जो 60-70 लाता है।
तो जो 60 नंबर ला रहा है और जो 90 नंबर ला रहा है उसमें बहुत बड़ा का अंतर नहीं होता पढ़ाई का लेवल में। जो 60 मार्क्स मैथ्स में लेके आया है वो भी एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जो 95 98 लाया है वो भी पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है। और दोनों के पढ़ाई में डिफरेंस कितने का मालूम है? नॉलेज में डिफरेंस सिर्फ 5 से 10% का होता है। मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया वो बात अलग है, बट नॉलेज का, स्किल्स का डिफरेंस 5 से 10% ही होता है, एक 60% वाले बच्चे का और एक 90% वाले बच्चे का स्किल्स में देखा जाए तो। उसके पास भी स्किल्स है तब वो 60% तक पहुंचा है, वो फेलियर तो नहीं है ना। अब उसका 60 नंबर क्यों आया? तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि एक सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस बच्चे के अंदर। जो बच्चे थोड़ा आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया तो थोड़ा अच्छा आगे निकल के 90 तक पहुंचा दिए, नहीं तो दोनों बराबर बराबर पे ही थे कभी किसी स्टेज पे। और ये थोड़ा डाउन हो गया, इसका मॉरल डाउन हो गया तो 60 पे पहुंच गया। रियल में दोनों हैं कौन सा लेवल के? 75 वाले लेवल के ही हैं, दोनों का लेवल 75 का ही है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो 75 को 90 पहुंचा दिया, 75 को 90 पहुंचा दिया, और इसका मॉरल गिर गया तो 75 को अपना वो 60 पहुंचा लिया। तो हमें देखने में दिखता है कि अरे 30% का डिफरेंस आ गया, कहां 60 और कहां 90, बट 60 और 90 में कोई अंतर नहीं होता मैथ्स के मामले में देखा जाए तो। सिर्फ और सिर्फ खेल हो जाता है कॉन्फिडेंस का, कि उसका मॉरल डाउन है, शुरू से बचपन से डाउन है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, हम अच्छा नहीं जानता, हम अच्छा नहीं कर पाता है, मेरे से मैथ्स में स्कोर नहीं हो पाता है। जबकि पढ़ा उतना वो भी है, सब कुछ वो भी जानता है, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है तो 60 पे रह गया। और जिसको ये पता कि ना हो ही जाता, कर ही तो लेते हैं, मेरा 10 में भी 90 आ गया था, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलता रहता है, तो वही बच्चा कहां पहुंच जाता है? 90 पे। मेहनत दोनों सेम की है, अधिक से अधिक 5 से 10% का अंतर होता है दोनों के लेवल में, मेहनत में। लेकिन एक बच्चा 60 पे रुक गया और एक बच्चा 90 पे पहुंच गया। और अंतर सिर्फ क्या चीज का है? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज, सिर्फ कॉन्फिडेंस, और कुछ कमी नहीं होता उन बच्चों के अंदर जो 60 पा रहे हैं और जो 90 पा रहे हैं। पढ़ते वो भी मेहनत से है, अच्छा ही कर लेते हैं, खाली कॉन्फिडेंस का खेल हो जाता है। तो तुम लोग, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्फिडेंस हमेशा रखो कि जो हम पढ़े हैं वही है, जिस तरह का क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह का होगा, थोड़ा पढ़ के तो देखें। बस इसी को लेके चलोगे तो इसमें वो अंतर दिख जाता है। ये जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है वो अंतर यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है। जो 95 98 बच्चे लाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने लेबर के दम पे लेके आते हैं, दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, माथाफोड़ी कर रहे हैं, और एक बच्चा है कि बिना पढ़े लिखे वाला है फिर भी 60-70 नंबर लेके आया, खुश है, होता है ना। तो वो बच्चा और अच्छा कर लेता है। जो 60-70 वाला है, बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए पढ़ के गया है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा है, बहुत आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे कोई खेल ही नहीं होता है कि हम इतने पढ़ाकू थे और हम गधे थे, इसमें कोई अंतर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जांपल्स हमने देखे हैं, एक दो मैं नहीं बताऊंगा, मैं मोस्ट ऑफ द केसों में ऐसा होता है कि जो 90 प्लस वाला था उसको एक बार में सारा सीए नहीं निकला, और जो 60-65 वाला था एक बार में सारा निकलता गया, क्योंकि आगे चल के लेबर का खेल हो जाता है। इसमें सीए जो होता है हमारा, दिमाग का ही खेल नहीं हो जाता, किसका? मेहनत का खेल हो जाता है कि कौन टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इंटर में या फाइनल में कौन ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसका खेल हो जाता है। तो वो बच्चा जो 60-70 वाला है वो थोड़ा लो रहता है कि हम तो गधे हैं, मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत करते 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 आगे निकल जाता है, और जो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहता है कि हम तो 95 वाले बच्चे हैं, वो नीचे गिर जाता है, और उसका एक बार में फिर नहीं निकल पाता, ऐसा भी होता है। बहुत सारे ऐसे कैसे, बहुत एग्जाम्पल्स ऐसा देखा गया है। इसलिए कांस्टेंट मेहनत बहुत जरूरी है इसके लिए। ये जो सीए कोर्स होता है दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स होता है, आराम का हो जाता है, एकदम फ्री में बच्चे पढ़ लेते हैं सीए, बिल्कुल एकदम फ्री में पढ़ते हैं। अभी तुम लोग लग रहा होगा कि अभी तो घर से लगा 25-30 हजार रुपया लग गया घर से, फिर इंटर करेंगे तो लाख रुपया लग जाएगा, लेकिन लग जाएगा तो फिर लौट के भी तो आएगा। जिस दिन इंटर कंप्लीट कर ले तो उस दिन तो लौट के भी आना है। आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा, पैसा आना घर में चालू हो गया। जो आर्टिकलशिप के टाइम में टोटल तुमको पैसा मिलेगा वो जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत ज्यादा रहेगा। कितना? कैसे 96,000 किसका निकाल रहे हो? किसका? 4,000 रुपया महीना का तुमको आर्टिकलशिप का टारगेट है। आर्टिकलशिप 4,000 5,000 वाले महीना में नहीं जाना है मुझे, ये टारगेट लेके चलो। आर्टिकलशिप तुम यदि बिग 4 का टारगेट लेके चलते हो, बिग 4 का टारगेट लेके चलते हो, तो मिनिमम स्टार्ट हो रहा है 15,000 से। 15,000 रुपया पहले साल मुझे मिलेगा,
दूसरे साल 20,000 मिलेगा। बिग फोर में वो अभी अभी तुम लोग के लिए तो जब 24 महीने का हुआ तो और बढ़ेगा। ये 36 महीने का हिसाब मैं बता रहा हूँ, 36 मंथ्स वाला जो आर्टिकलशिप था ना हमारा, तो 15,000 रुपया मिलता था पहला साल, 20,000 दूसरा साल। हाँ, पीडब्ल्यूसी हो गया। ये पीडब्ल्यूसी का केस बता रहे हैं हम। बिग फोर में जाते हो तो पहला साल 15,000, दूसरा साल 20,000, तीसरा साल 25,000 पर मंथ का मिलता है। तो एवरेज कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। 20 इंटू 36 कितना हो गया? 7,20,000। 7,20,000 हो गया। आर्टिकलशिप में खाली कमा लिए तुम। पहला साल 15,000 तो 1,80,000, दूसरा साल 20,000 तो 2,40,000, तीसरा साल 25,000 पर मंथ, तो 12 करके 3 लाख रुपया हो गया। टोटल 7,20,000 तुम्हारा आ गया। खर्चा कितना करेंगे बाबूजी तुम्हारे? अभी 25-30,000 रुपया खर्चा किए हैं टोटल। फाउंडेशन में 30,000 रुपया, इंटर में 1,00,000 रुपया ले लेना और 1.5 लाख पकड़ लो। तो बाबूजी वैसे 1.5 लाख ही खर्चा करेंगे। उसके बाद से तुम्हारा खुद का पैसा होगा, लौटा देना उनको और अपना सेविंग भी कर लेना। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जिनका अभी 5-5 लाख का फंड बना हुआ है। 5 लाख उनका अपना खुद का कमाई का है। उसके बाद जो उसको इन्वेस्ट किया उससे और उसको बढ़ाए, वो बात अलग है। वो भी सीख जाओगे जब पढ़ोगे एफएम, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम लोग पढ़ोगे तो पैसे को कैसे यूज करना वो भी सीख जाओगे। तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो और बेहतर कमा लोगे। तो दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स होता है ना, सस्ता क्या? हराम का कोर्स होता है, फ्री का कोर्स होता है, फ्री में पड़ता है सब, इसलिए लेबोरियस थोड़ा होता है ये। अब एमबीए करने जाओ तो बाबूजी का पैसा लंबा वाला लग जाता है पहले ही। एमबीए तो बिजनेस है, जितना बेसी पैसा इन्वेस्ट कर दो उतना अच्छा सैलरी मिलेगा। एमबीए का यही खेल है। और यहाँ पे अपना लेबर के ऊपर होता है, अपना मेहनत। तो यहाँ पे थोड़ा लेबर बढ़ाना पड़ता है, मेहनत अपना बढ़ाना पड़ता है जैसे जैसे आगे जाओगे। और ये 4,000 वाले का टारगेट एकदम रखोगे ही नहीं। आर्टिकल से 4,000 5,000 वाले में नहीं जाएंगे, ये टारगेट रखो। हाँ, एक एक बार में पास होना होता है बस। एक ही बार फाउंडेशन पास हो जाओ और एक ही बार में इंटर पास हो जाओ, इतना फायदा है। और यदि लटक लटक के पास हुए तो कितना लॉस है देख लो। और यही लॉस नहीं, जीवन भर का लॉस है वो। बिग फोर में तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो तो तुम्हारा जॉब भी लगेगा तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सैलरी बेसी मिलेगा। और यहाँ पे रोड शॉप वालों में गए हो तो तुमको जॉब भी थोड़ा सस्ता वाला मिलेगा। अब वो बड़ा वाला के बराबर में जो वहां तुम्हारे साथ का ही बच्चा बैठा हुआ है, तुम छोटे वाले में गए, वो बड़ा वाला में गया, उसका जब सीए कंप्लीट हो गया तो उसको बड़ा जॉब मिला, ज्यादा सैलरी का मिला, तुमको कम सैलरी का मिलेगा। अब उसको कंप्लीट करते करते बराबरी जाते जाते तुमको 8 से 10 साल लग जाएगा। तो 8-10 साल में तुम्हारा जो लॉस कम हुआ, कम इन सैलरी कमाए हो, वो भी तो लॉस है। कितना जबरदस्त वाला लॉस है। थोड़ा सा नहीं पढ़ना तुम लोग, और कितना दिन पढ़ना है? 1 साल। 1 साल तो जिंदगी बर्बाद कर देना है। अभी फाउंडेशन दे देना है, अगले साल तुम लोगों को इंटर दे देना है। तो यहां तक का जिंदगी अपना पूरा इन्वेस्ट कर देना। साल भर अपने जीवन का एकदम जी तोड़ मेहनत करके इन्वेस्ट यदि कर दिए तो तुम 10 साल आगे हो एक नहीं पढ़ने वाले से। जो कम मेहनत किया उससे तुम 8 से 10 साल आगे निकल गए। और जो 1 साल अपना इन्वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो उसका क्या हो गया? वो 10 साल, 8 से 10 साल बैक हो गया। लेकिन इस चीज को बच्चे समझते नहीं, अभी भी मस्ती में लगे रहते हैं, बचपना में लगे रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, क्या रखा है करने में। नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इसको लो। साल भर अपने जीवन का इन्वेस्ट यदि कर दो तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो बहुत खराब होगा। अब ये मेन मिनरल मोड तो हम नहीं बताने वाले हैं, समझ दे दिया बड़ा बड़ा। देखो नेक्स्ट लिखो। given that the weights of the numbers given that
given that the weights of the numbers WEIGH, yes, weights of the numbers 1, 2, 3, dot 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 n, 1, 2, 3, dot 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 n are respectively 1 square, 2 square, 3 square, dot 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 n square. Then find weighted HM. Then find weighted HM. क्या दे रखा, समझ में आ रहा कुछ? इसमें देखो वेटेड एचएम का बात किया। वेटेड एचएम का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एचएम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, क्या होता है एचएम का फॉर्मूला? क्या होता है नॉर्मली? समेशन ऑफ कैपिटल एन ना, समेशन एफ आई बाई समेशन ऑफ F1 बाई x1, F2 बाई F1 बाई xn, यही होता है ना। और ये सबका क्या होता है? समीशन ही तो एक तरह से होता है। समीशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज कौन सा और वेट्स कौन सा, गिवन दैट द वेट्स फॉर द नंबर्स दिस आर दिस। ओ, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है मतलब एक्स आई है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एफ आई है। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब ये सब आ जाएंगे ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 एन स्क्वायर। या F1 बाई x1 मतलब 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 n स्क्वायर बाई n। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर फॉर्मूला बताया ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। ऐसे यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये कटने के बाद से क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। इसका भी एक फॉर्मूला होता है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। और 1 2 3 4 क्या होता है? इसका तो फॉर्मूला होता है ना, n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। तो n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, बचा क्या? 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू, यहाँ उल्टा हो जाएगा 2 बाई 1, यही ना। यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो 1 बाई 2 को उल्टा कर दिया, 2 बाई 1, 2 3 जा, कितना बचा? 2n प्लस 1 बाई 3। कैसा था ये सब? प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत था खाली, और कुछ नहीं।
कितना सुंदर ढंग से इसको घुमाया है, दिख रहा है सम्स को। ये किस जमाने की बात है? नवंबर 2020। अरे भाई लॉकडाउन वाला ईयर। ये बच्चे बहुत दिनों तक, ये इनको एक साल पढ़ने का टाइम मिल गया था ना, इसलिए पेपर इनका बहुत टफ आया था उस साल 2020 वाला। नवंबर लिखा हुआ नवंबर 20, बट नवंबर में एग्जाम नहीं हुआ था इनका। जैन में भी नहीं हुआ था। वो वो शायद मार्च के आसपास हुआ था, 20 में। एक तो फिर उसको दे दिया था, बाद में एक तो और दे दिया था। इन लोगों को पूरा साल भर पढ़ने का टाइम मिला था। लॉकडाउन वाले जो ईयर के बच्चे हैं उनको पूरा 1 ईयर पढ़ने का टाइम मिल गया था। हम्म। ना ऑनलाइन नहीं हुआ था, बारिश हुआ था एकदम, बारिश बारिश में भीग भीग के सब किया था। बहुत ऐसे ही झूठ मूठ का चल रहा था। अब ये एम जी एम तो हम नहीं करा सकते, सम्स अच्छा हो तो बात करें कुछ। द एच एम ऑफ द एच एम ऑफ A and B is, the HM of A and B is 1 by 3. The HM of A and B is 1 by 3. And HM of C and D is 1 by 5. And HM of C and D is 1 by 5. Then find HM of, then find HM of A, comma B, comma C and D. Then find HM of A, comma B, comma C and D. ये दोनों ग्रुप हो गया ना, कंबाइनेशन एक तरह से वो करना पड़ेगा। दोनों ग्रुप है ना हमारा, तो कंबाइनेशन का फॉर्मूला क्या था? N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई N1 में कितने लोग हैं, N2 में भी कितने लोग हैं, N1। हम्म। N1 कितने हैं इसमें, 2 लोग, और उसका मीन कितना है, 1/3। इसमें भी 2 लोग, इसका मीन कितना है, 1/5। तो ऊपर में 4 आ गया, और ये 3 तो नीचे चला जाएगा ना, तो उल्टा हो जाएगा 6, और ये 10। तो कितना आ गया, 4/16, 1/4। यही तो मेथड हुआ। ये 2 2 क्यों लिखे N1? क्योंकि पहले ग्रुप में 2 लोग थे, ए और बी, इसलिए 2 लिखे हैं। N2 दूसरे ग्रुप में भी 2 लोग थे, कौन, सी और डी, तो 2। और ये N1 मतलब 2 बाई, इसका जो है हार्मोनिक मीन आया था 1/3। N2 में भी 2 लोग थे, और उसका हार्मोनिक मीन आया था 1/5। कौन सा? हाँ, बुक में दिया कहीं पे ये वाला? नहीं, बुक में नहीं दिया। सिंपल सिंपल सम तो दे रखा और सब।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट, लिखना नहीं है, सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट पॉजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट पॉजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, हम जब वो पूछते हैं तब ना, यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन। तो मैथमेटिकली कौन सा अच्छा नहीं होता? इन तीनों, मैथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, सबका तो एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला है, लेकिन मीडियन का नहीं है। तो इसमें कौन सा बेकार है? मीडियन। और वैसे डिस्पर्सन में देखें तो कौन सा बेकार है? डिस्पर्सन में बात करना, डेविएशन, डेविएशन वाले में, मीन डेविएशन, उसमें ही तो मॉड अपने मन से लगा देते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का मॉड बाई एन, यही तो अपने मन से माइनस को गायब कर देते थे मीन डेविएशन में, तो ही बेकार था, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं था। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को कौन नहीं पॉजेस करता है? मीन डेविएशन। और ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो क्या है? मीडियन। और क्या बताएं, और कुछ नहीं बताने लायक। बस इतना ही है करने लायक।